गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत बढ़िया है ना। हम पढ़ रहे थे पाठ हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ निबंध एक कुत्ता एक मैना। एक कुत्ता एक मैना, उस निबंध में हम पढ़ रहे थे जो कि गुरुदेव पर आधारित है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर आधारित है ना। तो इसमें हमने देखा था कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर किस तरह से प्रकृति प्रेमी हैं, किस तरह से पक्षी प्रेमी हैं, किस तरह से वो प्रकृति का अवलोकन करते हैं, प्रकृति के दृश्य को देखते हैं, किस तरह से पक्षियों के मन में, पक्षियों से वो आत्मीयता का भाव रखते हैं, पशुओं से वो आत्मीयता का भाव रखते हैं। उस भाव को प्रकट करते हुए यह निबंध लिखा गया है ना। उस भावनात्मक स्वरूप को देखते हुए यह निबंध लिखा गया है। और साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ सह अध्यापक का काम कर रहे थे, उनके साथ ही अध्यापन का काम कर रहे थे। शांति निकेतन में दोनों ही एक ही समय में अध्यापन का कार्य कर रहे थे। तो उनके कई सारे अनुभव गुरुदेव के साथ साझा हैं, है ना। तो उन्हीं अनुभवों को वो आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। चलिए, पेज नंबर 83 निकालते हैं। 83 पर हम पढ़ते हैं। कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना, है ना। अब वो कहते हैं कि जब मैना मेरे घर में घोंसला बनाती है ना, जो ईंट जो खाली जगह पर है, उन खाली जगहों पर जब वो घोंसला बनाती है तो वो तिनकों के साथ साथ कभी कागज के टुकड़े ले आती है, कभी गोबर ले आती है। तो ऐसी जगह पर वो कागज रख देती है और उससे गोबर से उसको बढ़िया सपाट कर देती है ताकि घोंसला और भी उनका मजबूत हो जाता है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है ना। दोनों पति पत्नी, मतलब मैना और उसके पति से, है ना, कि दोनों जब घोंसला बन जाता है, घोंसला बनने के बाद में दोनों ही पूरे विजयगान के साथ, विजय घोष के साथ, बड़े उत्सव के साथ, है ना। जैसे हमारा कोई काम हो जाता है ना, तो काम हो जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं तो हम नाचना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, मस्ती में लहरना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही उनके साथ भी हो रहा था, है ना, कि मैना का जब घर बन चुका होता था तो क्या करती थी, वो अपने पति के साथ में नाचना गाना शुरू कर देती। और जब बहुत ही मधुर आवाज में मैना गाती है ना। मैना जब घर बन जाता था तो उसके मुख से बहुत ही मधुर गान में गीत मुखरित होते थे। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखरित होकर लापरवाही भरी अदा में कुछ बोल देती। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते, है ना। अब पति पत्नी की बातें, पति पत्नी से मतलब है मैना और उसके पति की बात चल रही है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि पत्नी हमारी तरफ देखती है और हमें नजरअंदाज कर देती है ना। मतलब मैना हमारे तरफ देखती है और हमारी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर देती है। तो वो कह रहे हैं कि पति भी, मतलब मैना का जो पति भी, वो उससे बात करता है मैना से और वो भी हमें नजरअंदाज करना शुरू कर देता है ना। हमारी तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है ना। वो कह रहे हैं कि मैं पक्षी की भाषा तो जानता नहीं हूँ, पक्षी किस तरह से बात करते हैं वो भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक अंदाजा लगा सकता हूँ, मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि उन दोनों के बीच में उस समय क्या वार्तालाप हो रही होगी, क्या संवाद हो रहे होंगे, क्या बातें हो रही होंगी। जब हम उन्हें देखते थे और वो हमें देखते थे तो वो आपस में पति पत्नी क्या बातें करते होंगे। तो वही बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पत्नी, है ना, मतलब मैना अपने पति से कहती है कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी, है ना। अब पत्नी कहती है, मतलब मैना कहती है अपने पति से कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का घर है वहाँ पर और वो मैना पूछ रही है कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए, उन्हीं के घर में कैसे आ गए। पति कहता है, मतलब मैना का पति मैना से कहता है कि बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। वो कहती है कि यदि आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाने दो, क्या कर लेंगे, ये भी अपना, आ जाने दो, इनको रहने दो यहाँ पर। पत्नी कहती लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है ना। वो कह रही है कि इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए ना
कि ये घर हमारा प्राइवेट है, मतलब जो उनका घोंसला है ना, उस घोंसले की बात कर रही हूँ कि ये जो घोंसला जो है वो हमारा प्राइवेट है ना, अब हमारा खुद का घर है, तो इस घोंसले में इनको ताका झाकी करने की जरूरत क्या है, इस घोंसले को इनको देखने की जरूरत क्या है, ये अपने काम से काम रखें, हमें क्यों देख रहे हैं, है ना। तो वही बात कह रहे हैं कि पति कहता आदमी है, इतनी अकल कहाँ है, मतलब अब मैना का पति कह रहा है, कमेंट्स कर रहा है, उसमें ताना मार रहा है कि आदमी है ना, आदमी को इतनी अकल थोड़ी है कि किसी की प्राइवेसी को देखे, है ना, या किसी की निजता को देखे या नहीं देखे, वो तो गुस्सा चला आता है ना। तो वैसे भी हमें किसी की प्राइवेसी में जाना नहीं चाहिए, किसी की निजी बातों को सुनना नहीं चाहिए, या किसी के निजी कामों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, है ना। तो वही बात मैना का पति भी कर रहा है कि आदमी है ना, किसी की निजी बातों को, या इतनी अकल इसमें नहीं है। पत्नी कहती जाने भी दो, पत्नी कहती कि जाने भी दो, पति और क्या। चलिए आगे बढ़ते। सो इस प्रकार मैना कभी करुण हो सकती यह मेरा विश्वास नहीं था। अब वो कहते हैं कि मैना इतनी करुण हो सकती है या अपनी प्रति इतनी संवेदनशील हो सकती, ये मैं नहीं जानता था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पहले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत् चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जो कुछ अंश इस प्रकार है ना। अब वो कह रहे हैं युद्ध का दृश्य बता रहे हैं कि हो सकता है भाई ये जो मैना है किसी समय में विधवा रही हो, है ना। विधवा का मतलब ये होता है कि विधवा का पति मर चुका हो और वो उसकी याद में बैठी रहती हो, उसका करुण भाव, उसका दुखी चेहरा हमेशा दुख से भरा रहता हो। तो वही बात कह रहे हैं कि ये जो मैना है हो सकता है इसका पति पहले मर चुका हो और ये उसी के दुख में व्याकुल हो, उसी के दुख को अभी तक लेकर के बैठी हो, उसी के दुख से इसके मुख में करुणा का भाव दिख रहा है, उसी के दुख में व्यापित होकर के इसके चेहरे पर करुणा का भाव आ जाता है। तो उसी मैना के करुण भाव पर गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी, है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उस कविता का कुछ अंश हमारे सामने रख रहे हैं जिसको हम पढ़ते हैं कि उस मैना को क्या हो गया यही सोचता हूँ। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी थी कि उस मैना को क्या हो गया मैं यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही है। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगहीन होकर घोड़ों का शिकार फिरती है, चढ़ जाती है बरामद में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है मेरे जरा भी आंगन में। क्यों ऐसी है दशा इसकी, समाज के किस दंड पर उसने निर्वासन मिला है, दिल के किसी अवाचार से उसको मान किया है, कुछ ही दूरी पर मैनाएं बकझक कर रही है ना। अब वो उस समय की बात है जब मैना लंगड़ी थी, है ना। तो लंगड़ी थी तो उसके जो दल था, मैनाओं का ग्रुप था, उस मैना के ग्रुप से वो अलग ही रहती थी, बाकी मैना उससे अलग रहती थी, है ना। और वो अपने ग्रुप में नहीं रहती थी मैना। तो उसी मैना के इस करुण भाव पर लिखा था कि जाने क्या हुआ है इस मैना को जो अपने ग्रुप से अलग रहती, जाने क्या हुआ बाकी लोगों को जो इसको अपने ग्रुप से अलग कर दिया, क्यों इसके साथ नहीं हंसते खेलते बोलते, क्यों नहीं इसके साथ वो रहते हैं, है ना, क्यों ये अलग अलग सी रहती है, इसके मन में क्या करुणा है, इसके मन में क्या भाव है जो मुझको दिखाई नहीं देते हैं, जो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उस भावों को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी थी कि संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामद में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती है। वो कहती है कि बाकी गौरैया तो मुझसे डर जाती है, बाकी गौरैया तो खेल में मस्त हो जाती है, लेकिन न जाने क्यों ये बरामद में आकर के सेमर के पेड़ पर ये कीड़ों का शिकार करती रहती है, कीड़ों को ढूंढती रहती है, कीड़ों को खाती रहती है और मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती है ना। गौरैया जो होती है, मैना जो होती है वो कीड़ों का शिकार करती है, जो पेड़ पर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन कीड़ों को खाने का काम करती है। ऐसी दशा इसकी, समाज के किस दंड पर निर्वासन मिला, दल के किस अवाचार पर उसको मान किया।
वो कह रहे हैं कि ऐसी दशा में यह रह रही है कि इसको किस बात का दंड दिया गया है, समाज ने इसको किस बात के लिए दंड दिया गया है, इसको निर्वासित कर दिया, इसको अपने दल से अलग कर दिया, इसको अपनी समाज से अलग कर दिया, इसको अपनी समाज से बाहर कर दिया है, ऐसी किस बात का ये दंड भुगत रही है, ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आती। हो सकता है इसी बात की करुणा, हो सकता है इसी बात का दुख उसके मन में बैठा, है ना। चलिए आज हम इस भाग में इतना ही पढ़ते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि वाकई में उस कविता का अंत किस तरह से हुआ था, उसके भाव किस तरह से, और गुरुदेव ने उस कविता का अंतिम भाग किस तरह से प्रस्तुत किया होगा, या मैना के अंदर की करुणा को किस तरह से प्रस्तुत किया है, वो हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और इस पाठ को समझिए। थैंक यू।